हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये हमारा 12th का संजीवनी का प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट और लास्ट लेक्चर है। मतलब समझिए, प्रोबेबिलिटी इज़ मोर लाइक अ वन शॉट। प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अपने, अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकल लाइफ है ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में अपन प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज़ करते हैं। कुछ भी बात करनी हो अपन को, जैसे कल बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना, आज का मौसम ऐसा है, कल का मौसम कैसा होगा, बादल होंगे कि नहीं होंगे, धूप होगी कि नहीं होगी, है ना। छोटी छोटी बातें, मतलब जहाँ पे हमें आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब एक प्रोबेबिलिटी का बेसिक मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं हिंदी में ही मतलब बता दूं तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या आप बोलते हैं सर, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी। संभावना, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आसान मतलब कुछ बनता नहीं है इसका। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। संभावना किस चीज़ की? भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पूरा चैप्टर पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा, इसमें संभावना। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, क्या पता इसमें इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आ सकते हैं, दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना। तो जहाँ पे भी किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी जुड़ेगी वहाँ प्रोबेबिलिटी अपन पढ़ेंगे। और अगर मैं बात करूँ कि आज के स्टैट्स एंड डेटा साइंस के मामले में, मतलब उस ज़माने में प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अपने आप में वेटेज रखता है। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी को शुरू करने से पहले कुछ शब्द हैं जो आपको, मतलब मैं सिर्फ रिवाइज कराना चाहूँगा। आप लोग ऑलरेडी इस चैप्टर को 9th 10th 11th में पढ़ के आए हो, तो मैं सिर्फ कुछ बातें आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। जैसे एक शब्द है जो है एक्सपेरिमेंट, और एक शब्द है जो है इवेंट, फिर एक शब्द आता है सैंपल स्पेस। ये तीन शब्द हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या बेटा? सिक्का उछाला, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैंने जैसे एक सिक्का उछाला, उस सिक्के को उछालने के बाद उसका कुछ ना कुछ एक परिणाम आएगा कि भाई वो हेड होगा या टेल होगा, टेल होगा या हेड होगा। तो किसी भी ऐसा, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जिसका कुछ ना कुछ परिणाम आना स्वाभाविक हो, मतलब परिणाम आएगा ही आएगा, उसे बोल देते हैं अपन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फिर इवेंट क्या है? जो परिणाम आया, जैसे एक सिक्के को उछालने पे कितने परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड आना अपने आप में एक इवेंट हो गया, टेल आना अपने आप में एक इवेंट हो गया। मैंने सिक्का उछाला, हेड आया, एक इवेंट हो गया। सिक्का उछाला, टेल आया, दूसरा इवेंट हो गया। तो इवेंट क्या है? किसी एक्सपेरिमेंट का जब आप देखोगे जो परिणाम आ रहा है, उस परिणाम आने की एक प्रोसेस को हमने बोल दिया कि ये भाई एक इवेंट हो रहा है। सैंपल स्पेस क्या है? उसी इवेंट के या उसी एक्सपेरिमेंट के मैक्सिमम कितने परिणाम आ सकते हैं, हर स्थिति में कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, कितने उनके रिजल्ट्स आ सकते थे। सारे रिजल्ट्स को अगर मैं कंपाइल करके एक सेट की फॉर्म में लिख दूंगा तो मैं उसे बोल दूंगा दिस इज माय सैंपल स्पेस। यूजुअली अपन इसे रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ और इवेंट को ई के साथ, है ना। ये थोड़ा स्टैंडर्ड है इसलिए अपन ने उसको वही रखा है, कुछ इसमें तरह छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करी। अच्छा, इवेंट बेटा, इवेंट जब मैं बोलूं कि मैंने सिक्का उछाला और सिक्के के दोनों तरफ हेड है, सिक्के के दोनों तरफ हेड है, और मैं बोलूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे कि सर जब दोनों तरफ ही हेड है तो पक्का है ना कि हेड आएगा। मतलब वो एक ऐसा इवेंट हो गया। मैंने आपसे पूछा कि एक ऐसा सिक्का जिसके दोनों ही तरफ हेड है, अगर उसके दोनों ही तरफ हेड है तो उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो आप बोलोगे कि सर जब दोनों ही तरफ हेड है तो हेड पक्का आएगा। हेड पक्का आएगा मतलब 100% श्योर है। 100% श्योर है मतलब ऐसे इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट। बात समझ रहे? श्योर इवेंट क्या होता है बेटा अपने आप में? श्योर इवेंट मतलब एक ऐसा इवेंट जिसका आना 100% बिल्कुल फिक्स्ड है, 100% उसका ही आना बिल्कुल फिक्स्ड है, तो उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। तो एक ऐसा इवेंट जिसके आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 100% हो, या 100% को ही अगर मैं नंबर में लिख दूं तो बोलूं 1। कैसे भाई? 100/100। तो एक ऐसा इवेंट जिसके आने की पॉसिबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट अगर 100% हो या 1 हो, तो उस इवेंट को बोलते हैं
श्योर या सर्टेन इवेंट। समझ पा रहे हैं इस बात को? और अगर मान के चल लीजिए उस इवेंट के आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल शून्य है, 0%, 0%, मतलब वो कभी आ ही नहीं सकता। जैसे मैं बोलूं कि एक डाइस को फेंका और आंसर 7 आ गया। हम सभी जानते हैं, बचपन से लूडो खेल रहे हैं, लूडो खेलते खेलते मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है, और हमने एक डाइस फेंका और 7 आ गया। डाइस फेंका 7 आ गया और मैंने बोला कि सर 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप क्या बोलोगे कि सर हमने तो ऐसा कोई गेम खेला ही नहीं। तो मतलब अब अगर उसके आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, 0 है, तो इससे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, ये भी बात हो गई। एक छोटी सी बात और करता हूं आपसे कि सर कोई भी काम है ना, कोई भी काम है, जैसे मैंने बोला कि मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं, है ना, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो समझ में आएगा या समझ में नहीं आएगा। चलो, समझ में नहीं आया मतलब 0 हो गया, आप 0 हो गए, प्रोबेबिलिटी में आप 0 पे आ गए। और अगर पूरा समझ में आ गया तो आप प्रोबेबिलिटी में 100% पे आ गए, मतलब 100% मतलब 1 बन गए। ठीक है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरा नहीं समझ पाएंगे, उसका एक छोटा सा पार्ट समझ पाएंगे, मतलब 0 की जगह 0 से 1 के बीच का एक हिस्सा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर या तो 0, मिनिमम कितना 0, मैक्सिमम कितना 1, और अदरवाइज 0 से 1 की रेंज में। तो बस इस बात को कंक्लूड करते हुए हम अपने इस चैप्टर में जो भी बेसिक्स था उसको यहीं कंक्लूड कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज ऑलवेज इन दिस रेंज। probability of happening of any event lies in between this range। अगर वो एग्जैक्टली 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे इम्पॉसिबल इवेंट, और एग्जैक्टली 1 आ जाता है तो बोल देंगे क्या, श्योर इवेंट। बात समझ गए? आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने चर्चा करी, है ना, क्या क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ एक फॉर्मूला भी अगर आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो आप बहुत अच्छे से पढ़ते आए, कि अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फेवरेबल केसेस ऊपर, है ना, जिसे अपन बोलते थे NE अपॉन NS। और NENS क्या होते थे, याद करो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट E, फेवरेबल एलिमेंट्स। ये है अपना ऊपर फेवरेबल एलिमेंट्स, फेवरेबल, और ये नीचे कितना है, टोटल। बात समझ गए? तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, फेवरेबल एलिमेंट जो भी होंगे वो 100% श्योर है कि टोटल से कुछ ना कुछ कम या बराबर हो सकता है, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें, ये वो जगह आ जाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पे अब तक की पढ़ी हुई प्रोबेबिलिटी और अब से आगे जो मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा बिल्कुल अलग हो जाती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहले शब्द को समझेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने आप में क्या बताता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी शर्त पे, कंडीशन, शर्त, शर्तीय प्रायिकता। मतलब क्या? अच्छा, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। तो मतलब अब बच्चे समझो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि प्रोबेबिलिटी तो अभी भी निकालनी है, पर हमने कुछ कंडीशन दे दी। ठीक है भाई, कंडीशन क्या दे दी, जैसे समझिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, मैंने आपको 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन दिए, और मैंने आपको बोला कि आप बताइए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब समझना, पहले मैंने आपसे पूछा कि आपने 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, 5 भी कर लिया, है ना। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 के सही होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? आप बोलोगे सर 1/2। क्यों? या तो सही होगा या गलत होगा, दो ही बातें हो सकती हैं। 50% पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो। 2 के सही या गलत होने की, सही होने की अगेन 1/2, थर्ड की भी 1/2, फोर्थ की भी 1/2, फिफ्थ की भी 1/2। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि 2 के सही होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब व्हेन 1 भी सही है। जब 1 भी सही है मतलब अब मुझे उस कंडीशन से मतलब है कि जब मैं इसकी बात करूंगा तो मैं आपको कंडीशन दूंगा कि इसका ट्रू होना किसी और पे भी डिपेंड कर रहा है, या कुछ और कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं, उसके हिसाब से आप मुझे इसके बारे में बताइए कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा। जैसे समझिए क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी में और देखते हैं अपन, डेफिनेशन पढ़ते हैं
कि इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, ई और एफ क्या है बेटा मेरे, दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में आपको पढ़ा चुका हूं, सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस का मतलब सारे की सारे जितने पॉसिबल उसके आउटकम्स होंगे उनको सेट के फॉर्म में जब लिख दोगे तो क्या बन जाएगा आपका एक सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो ई एंड एफ हमारे दो इवेंट्स हैं, ई एंड एफ हमारे दो इवेंट्स हैं, ठीक है, और जो कि एसोसिएटेड है एक सेम सैंपल स्पेस एस में, एक सैंपल स्पेस है एस किसी भी एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब समझिए इस ई और एफ का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको इस ई एफ के अलावा बताऊं, जब भी मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट, एक और इवेंट है बेटा कौन सा, बी, ये हो चुका होगा, बात समझ गए, बी ऑलरेडी हैज अकर्ड, बी हो चुका है, उस केस में अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। बहुत ही छोटी सी बात है, जो भी मैं स्लैश लगा के बाद में लिख रहा हूं वो अपने आप में पहले ही हो चुका है, बस इतना सा बात। हमें प्रोबेबिलिटी अभी भी एक ही निकालनी है, पर किस कंडीशन में, जब बी ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका समझिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है, आप न्यूमरेटर में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन हो चुका है, बी हो चुका है। यही चीज मैंने आपको यहां ई और एफ में लिख के दिखाई, देखिए स्लैश लगा के कौन लिखा है, एफ लिखा है, तो एफ नीचे आ जाएगा और ऊपर कौन आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। और ऑब्वियस सी बात है डिनोमिनेटर में जो भी है वो जीरो होना नहीं चाहिए, तो हम मैथ्स में बिल्कुल बेसिकली पढ़ के ही चलते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी है वो जीरो हो नहीं सकता। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है कि ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी जो स्लैश लगा के ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, जो कंडीशन दी उसकी प्रोबेबिलिटी। आगे चलते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसे वो समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, कोई इवेंट है ई और एक इवेंट है एफ, ठीक है, और ये दोनों ही इवेंट किसी सैंपल स्पेस एस से एसोसिएटेड हैं, ये दोनों ही इवेंट्स किसी सैंपल स्पेस एस का पार्ट होंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जिस दिन आप ई और एस का इंटरसेक्शन निकालोगे, ई और एस का क्या निकालना है बेटा, ई और एस का इंटरसेक्शन, तो आप क्या बोलोगे कि सर ई और एस का इंटरसेक्शन क्या होगा, ई एस का ही तो एक हिस्सा है, तो ई और एस का इंटरसेक्शन हमेशा कौन होगा, ई होगा। अच्छा, ऐसे ही एफ और एस का इंटरसेक्शन भी हमेशा कौन होगा, एफ होगा। इतनी सी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सच दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। याद करो फॉर्मूले के हिसाब से, ऊपर कौन आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन ये हो गया, नीचे कौन आएगा, स्लैश के बाद वाला, ये हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन एस और एफ का इंटरसेक्शन क्या होगा, अब ये भी पढ़ा है, अरे एस और एफ का इंटरसेक्शन तो एफ ही होगा, तो ऊपर क्या बन गया बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, आंसर 1। सेम काम इसके साथ मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एफ सच दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। कंडीशन है कि एफ हो, कंडीशन है कि एफ हो कब, जब एफ ऑलरेडी हो चुका हो। तो मतलब यहां पे देखो समझो, ऊपर क्या दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो गया, एफ इंटरसेक्शन एफ, नीचे कौन हो गया, पी एफ, एफ इंटरसेक्शन एफ, मतलब एफ का एफ से इंटरसेक्शन कितना आएगा, एफ ही तो आएगा, तो एफ पी एफ से पी एफ कट गया, आंसर बना गया। मतलब समझिए ये दोनों बहुत काम के आ जाएंगे अपने लिए कि अगर एस स्लैश एफ है या एफ स्लैश एफ है, दोनों ही केसेस में जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो जाती है, मतलब 100% श्योर इवेंट्स हो गए। एक और बात करते हैं, ये बात आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, आप लोगों ने ना ये पढ़ा होगा पहले कि सर हम ये जानते हैं कि A यूनियन B, number of elements in A union B is always equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। ये मैं आपका फर्स्ट चैप्टर यूज कर रहा हूं बेटा, सेट्स है ना, किसी A और B दो सेट्स हैं तो दोनों में जो यूनियन आएगा वो इसके बराबर आता है, ठीक है। अगर मैं सबको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने सबको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया, मैं यहां आ गया, तो अब अपने आप में ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सेट्स में पढ़ रखा है।
ये बेटा तब की बात है जब दोनों ही प्रोबेबिलिटीज, मतलब ये अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ए और बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। पर यहाँ क्या हो गया, अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि ए यूनियन बी तो ठीक है, कंडीशन लग गई कौन, एफ। तो सिंपल सी बात, यहां कंडीशन लगी ना, सब जगह कंडीशन लगा देनी है, बस इतना याद रखना है। ये हमें ऑलरेडी, ये वाला फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ये अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। जिस दिन मैंने इसमें कंडीशन इंक्लूड कर दी, कंडीशन इंक्लूड कर दी मतलब ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी सच दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। और अगर मैंने ऐसा बोल दिया दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो आप क्या कर देंगे, जो पहले लिखा पी ए, ये क्या लिखा हुआ है पी ए सच दैट एफ, पी बी सच दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी सच दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब जैसे ही मैंने बोला कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आने में इसमें भी कंडीशन, इसमें भी कंडीशन, इसमें भी कंडीशन, इसमें भी कंडीशन, सारी प्रोबेबिलिटी कौन सी निकाल दी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। ठीक है, बहुत आसान आसान सी बातें चल रही हैं। ये तो नॉर्मल में है जब कोई कंडीशन नहीं है, और जब कंडीशनल हो जाएगी तो यहाँ पे भी एफ आ जाएगा, ये एफ आ गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एफ आ जाएगा। यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, पी ई डैश एफ मतलब ये रही 1 माइनस पी ई। समझ सकते हैं आप इस बात को। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। लाइट्स की वजह से आप लोग शायद बहुत अच्छे से पढ़ पाते होंगे क्वेश्चन बोर्ड से, पर मैं ही इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूं क्योंकि बहुत एकदम लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो क्वेश्चन पढ़िए आप पहले। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that both the children are boys given that at least one of them is a boy। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, और उन्हें आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन, दोनों ही बच्चे कौन है, लड़के हैं, बॉयज हैं, दोनों ही बच्चे कौन है, बॉयज हैं। आपको उस बात की क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट, क्या दिया गया है, गिवन दैट का मतलब है कंडीशन। कंडीशन क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो एक काम करते हैं बेटा, मैंने बोला जब मैं बी लिखूंगा तो स्मॉल बी रिप्रेजेंट्स बॉय चाइल्ड, और स्मॉल जी रिप्रेजेंट्स गर्ल चाइल्ड। अब अगर घर में 2 बच्चे हैं, एक या तो बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है, तो सैंपल स्पेस कितने बन सकते हैं। आप इस सैंपल स्पेस को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो 2 कॉइन्स के उछालने पे भी, वहां पे भी 2 इवेंट आते थे, या तो हेड या टेल। तो देखो, हो सकता है दोनों बॉयज हो, बी कॉमा बी, हो सकता है पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो सकता है पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या हो सकता है दोनों ही कौन हो बेटा, गर्ल हो। तो क्या मैं यहां से लिख दूं कि सर जो एन एस आया वो तो 4 आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 4। ठीक है, अब देखें, अब ना 2 सेट्स बना लेते हैं। सारे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में एक ही काम करेंगे हम, ना क्या करेंगे, 2 सेट्स बनाने की कोशिश करेंगे, ई और एफ। ई कौन सा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एफ क्या है, वो जो हो चुका है, जिसके बारे में कंडीशन दी हुई है। तो यहां पे देखो क्या होगा, उन्होंने बोला है कि सच दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, तो मैंने बोल दिया कि ई वो सेट हो गया, लेट ई बी द इवेंट ऑफ both the children are boys। वो E मान लिया, तो F क्या मान लिया, F be the event of, F be the event of, event, let F be the event when one of them is a boy।
व्हेन at least one of them is a boy। तो अब आप एक बात बताओ बेटा, ई क्या है? ई वो सेट है जब दोनों ही बॉयज हैं। तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हो कि सर ई में कितने एलिमेंट्स आएंगे? ई में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, बॉय कॉमा बॉय। और एफ में कितने एलिमेंट्स आएंगे? एफ में ना उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट एक बॉय। अच्छा, एटलीस्ट एक बॉय का मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट एक बॉय का मतलब हो गया बेटा कितना? कि सर एक बॉय एक गर्ल भी चलेगा, एक गर्ल एक बॉय भी चलेगा, और दोनों बॉयज भी चलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक बॉय चाहिए। दो बॉय चल गए, कोई दिक्कत नहीं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए बेटा? एन ई और पी एन एफ में, वो भी आप निकाल दोगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई हो गया 1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ हो गया कितना? 3। ठीक है, मुझे निकालना है, मुझे फिगर आउट क्या करना है? आई हैव टू फिगर आउट प्रोबेबिलिटी सच दैट बोथ द बॉयज आर, both the children are boys, that means probability of E such that one of them is a boy। मतलब कंडीशन क्या है? F। तो आप जानते हैं ये क्या होगा? ये होगा probability of E intersection F divided by probability of F। क्या तरीका था? जो डैश के बाद है, स्लैश के बाद है, वो नीचे आ जाएगा। इसके आगे चलते हैं। अच्छा, क्या आप मुझे E intersection F की probability बता सकते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां जाना पड़ेगा वापस से। बताए E intersection F कितना हो जाएगा? ऐसे कितने एलिमेंट्स जो दोनों में है? सिर्फ एक ही तो है। कौन सा? बॉयज बॉयज वाला। तो नंबर ऑफ, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया? 1/4, क्योंकि एक ही एलिमेंट है चार में से। तो ये ऊपर हो गया 1/4 और नीचे कितना हो गया बेटा? एफ 3/4। तो ओवरऑल आंसर आ गया 1/3। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाई को दो बार फेंका। डाई सेम जो अपन लूडो वाला डाई ना, तो डाई को दो बार फेंका। अच्छा, इतने से ही लिख दूंगा कि सर डाई को जब दो बार फेंका होगा ना, तो सैंपल स्पेस बहुत ही कॉमन जो हम सबको पता है, 1 1 1 2 से लेके पूरा कहां तक? 6 1 6 2 6 3 से लेके कहां तक? पूरा 6,6 तक। और कोई अगर ये भी पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो भी हमें पता है कितना? 36। ये सारी बातें हम बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो हम अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को दो बार फेंका, सैंपल स्पेस लिख दिए। सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग, जो नंबर्स अपीयर हुआ, इज ऑब्जर्व टू बी 6। मतलब एक डाई को दो बार फेंका, कुछ ना कुछ दोनों बार आंसर आया, और उनका सम देखा कि कितना आ रहा है। जैसे मान के चल लीजिए पहले डाई पे 2 आया, दूसरी डाई पे 5 आया, सम हो गया 7। तो हमने ऐसे एक डाई को दो बार फेंका और हर बार उसका सम चेक करा। अब सम कितना आ रहा है? सम आ रहा है 6। ये गिवन है कि सम जो है वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है वो देखते हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। अच्छा, तो मैंने मान लिया बेटा कि ई मेरा वो सेट हो गया कि व्हेन 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। ई मेरा वो सेट हो गया कि 4 कम से कम एक बार आया है। तो आप मुझे बता पाएंगे ई में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? देखो, 4 कम से कम एक बार 4,1 में आ गया, 4,2 में आ गया, 4,3 में भी आ गया, 4,4 में भी आ गया, 4,5, 4,6। देखो 1,4 में भी 4 आएगा, 2,4 में भी आएगा, 3,4 में भी आएगा, फिर 4,4 में भी आएगा जो लिख चुका हूं, फिर 5,4 में भी आएगा एंड 6,4 में भी आएगा। ये है मेरे ई सेट। ई को मैंने पूरा लिख दिया। अच्छा, और एफ क्या है? एफ है कि सम इज 6। सम इज 6 बताओ कितनी बार आ सकता है? सर 1 के साथ 5 होगा तो 6 हो जाएगा, 2 के साथ 4 होगा तो 6 हो जाएगा, 3 के साथ 3 होगा तो 6 हो जाएगा, 4 के साथ 2 होने पे और 5 के साथ 1 होने पे। ये आ गया एफ। सेट ई बन गया, सेट एफ बन गया। हमें फिगर आउट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड। नंबर 4 मतलब कौन सा वाला सेट? किस सेट की बात कर रहे हैं? ई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ई हैज अपीयर्ड। ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हमें फिगर आउट करना है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सच दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होता है, न्यूमरेटर में दोनों का इंटरसेक्शन और डिनोमिनेटर में जो स्लैश के बाद लिखा है वो। बस खत्म, इतनी सी बात। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा? अब दोनों का इंटरसेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपके पास ई है एफ है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करिए। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स आएंगे बताएं? ई इंटरसेक्शन एफ मतलब दोनों में जो आ रहे हैं, दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं? देखो इसमें सारे वो एलिमेंट्स है जिसमें 4 आ रहा है, ई में सारे वो एलिमेंट्स है जिसमें कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसमें देख लो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन कौन सा? 2, 4, 4, 2, दैट्स इट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा बेटा? 2/36। और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो कितना हो जाएगा बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 5/36। ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा अपना? 2/5। दैट्स इट। समझ पा रहे हैं? ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 2/5। आगे चलते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल, देन थ्रो अ डाई। ठीक है, मतलब समझो क्या है, एक सिक्का है भाई, एक सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अगर हेड आ गया तो उन्होंने बोला, देखो उन्होंने क्या लिख के दिया है कि इफ हेड अकर्स, उन्होंने लिखा है इफ कॉइन शोज हेड, अगर हेड आ गया तो टॉस इट अगेन, मतलब हेड आने पे आपको क्या कर देना है, वापस से टॉस कर देना है, टॉस इट अगेन। टॉस इट अगेन का मतलब क्या हो गया, हेड आते ही आपने फिर से बोला, फिर से टॉस कर दिया, और फिर से टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, हेड या टेल। ठीक है, और टेल अगर आ गया, पहली बार में टेल आ गया, तो आपको डाई फेंक देना है। और डाई फेंकने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो अब अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें, अच्छा आप लोगों ने ट्री डायग्राम बनाया होगा 11th में। ट्री डायग्राम में हमें बताया कि सर ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होती है। तो आप ये बता दोगे ना कि सर पक्की बात है कि जब आप सिक्का को उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी कि नहीं? ठीक है, अच्छा, और जब आप इस सिक्के को वापस से उछालोगे तो भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी कि नहीं? ठीक है, जब आप डाइस को फेंकोगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जब आप डाइस को फेंकोगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की भी 1/6, 5 आने की भी 1/6 और 6 आने की भी 1/6। ये भी पता चल गया हमें, बहुत बढ़िया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा आपने। जब अब मैं दोनों इवेंट्स को साथ में कंसीडर करूंगा तो ये कौन सा इवेंट बनेगा, देखो ये बनेगा, इवेंट बनेगा कौन सा, हेड हेड वाला। पहले भी हेड आया फिर हेड आया, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखो दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, पहला हेड आया फिर दूसरा हेड आया, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। फिर ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल कितना, 1/4। अब यहां से समझिए ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, 6। जब सब ऐसा आ जाए तो इनकी सारी प्रोबेबिलिटीज कितनी, सबकी सब 1/2 इंटू 1/6, ये सबकी सबका आंसर कितना आ जाएगा, 1/12। बात समझ गए? मैंने सिर्फ क्या निकाला, मैंने हर इवेंट के आने की एक प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है, मुझे फिगर आउट क्या करना है, मुझे फिगर आउट करना है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, किसी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो मैंने मान लिया ई वो इवेंट है जब डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, और एफ वो इवेंट है एटलीस्ट 1 टेल वाला, जब आपका एटलीस्ट 1 टेल तो आ ही रहा होगा।
ई वो इवेंट है जब आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 है, और एफ वो नंबर है जब आपका एटलीस्ट एक टेल आ रहा है। तो बताएं, अगर ई वो नंबर है, ई वो इवेंट है जिसमें डाई 4 से बड़ा नंबर बताएगा, तो ई में कौन कौन से एलिमेंट्स आप लिख पाएंगे? ई में हम कौन कौन से एलिमेंट्स लिख पाएंगे? 4 से बड़ा एलिमेंट किस किस में आ रहा है बेटा? 5 में आ रहा है, 6 में आ रहा है। तो 4 से बड़ा एलिमेंट या तो होगा क्या, t,5, या कौन होगा t,6, बस 2 ही बनेंगे। और एटलीस्ट वन टेल, अच्छा एटलीस्ट वन टेल मतलब एफ में आप कितने एलिमेंट्स लिख पाएंगे बेटा? देखो इन सब में एक एक टेल आ रहा है, सब में एक एक टेल आ रहा है, और इसमें भी एक टेल आ रहा है। तो मतलब एफ में हम कौन से लिख सकते हैं? देखो एफ में हम लिख सकते हैं t1, t2, t3, t4, t5, t6, इन सब में एक एक टेल आ रहा था। बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ एक टेल किस में आ रहा था? t,h, ये भी तो है, इसमें भी तो एक ही टेल आ रहा है, तो ये भी तो एक वही इवेंट हुआ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप पता कर लोगे, ठीक है। हम एक बात श्योर है कि सर हमें ई इंटरसेक्शन एफ निकालना ही पड़ेगा, तो वो भी निकाल देते हैं। दोनों में बताएं कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ 2 ही है। कौन कौन? t5 एंड t6, ठीक है। चलिए हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, वो देखिए हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट E/F मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर 4, मतलब E की प्रोबेबिलिटी सच दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, मतलब E/F। E/F क्या होगा बेटा? ऊपर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब आप इसमें एक बहुत 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 कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या होता है कि सर E इंटरसेक्शन F में जितने एलिमेंट्स हैं वो डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस, ठीक है। पर ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब वो सारे इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली हो। पर यहां अगर आप देखोगे तो मेरे सैंपल स्पेस में ये 8 लोग हैं, यही तो है मेरा सैंपल स्पेस, ये है मेरा सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में 6 लोग तो ये हैं, 2 लोग ये हैं, पर इन सब की प्रोबेबिलिटी एक है, इन सब की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, पर आपस में देखोगे तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं। तो अब आप डायरेक्टली ये NE/NS वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। अब आपको E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो आपको कैसे निकालनी पड़ेगी कि E इंटरसेक्शन F में कौन कौन है? T5, T6, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F समझो, F में कितने सारे एलिमेंट्स हैं, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे। T1 की प्रोबेबिलिटी, T2 की प्रोबेबिलिटी, T3 की प्रोबेबिलिटी, T4 की प्रोबेबिलिटी, T5 की, T6 की, और T,H की भी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। आप एक बात समझो कि अगर मुझे सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहां से लेके और यहां तक, मतलब T1, T2, T3, T4, T5, T6 सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12। कितने एलिमेंट्स ऐसे? 6, तो 6 × 1/12 प्लस TH एक एलिमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 कर लेंगे सॉल्व। ऊपर T5, T,5 आ जाएगा। T,5 की प्रोबेबिलिटी अपने को पता है 1/12, और T,6 की भी कितनी? 1/12। तो न्यूमरेटर हो जाएगा बेटा कितना? 2/12, और डिनोमिनेटर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/2, शायद 1/2 प्लस 1/4 3/4 है ना। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लूँ तो मैं, ये हो जाएगा 8, 24, 36, 8/36 ऐसा करके कुछ आंसर आ जाएगा। 2/9 आएगा शायद। 8/36 कितना हो जाएगा? 2/9। नेक्स्ट बात करें, अगली बात करते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसके बेसिस पे आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, वो आपसे पूरी की पूरी तरह से बन जाएगी। नेक्स्ट बात मैं करने जा रहा हूं वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान सी बात है, किस तरह के क्वेश्चन में आप इसका इस्तेमाल करेंगे पहले आप वो समझिए, है ना। हम सब चाहते हुए और ना चाहते हुए भी जानते हैं कि एक पैक ऑफ कार्ड होता है, और पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में अपने पास 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं, एस,
सॉरी स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, और हर पार्ट में 13 पार्ट होते हैं, मतलब हर कैटेगरी में 13 कार्ड होते हैं। वो सब भी हमको पता है, नंबर कार्ड कौन है, फेस कार्ड कौन है, ये सब हम 10th वाली नॉलेज में वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। अब मेरा सवाल है कि मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको प्रोबेबिलिटी फिगर आउट करनी है कि आपने 2 पत्ते निकाले और पहला पत्ता किंग है और दूसरा पत्ता क्वीन है। समझ रहे हैं कि पहला पत्ता फर्स्ट जो आपने कार्ड निकाला वो किंग है और दूसरा कार्ड जो निकाला वो है क्वीन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां से 2 तरह के सवाल बनते हैं कि सर आप ये बताइए कि आपने पत्ते एक के बाद एक निकाले हैं, मतलब एक के बाद एक मतलब कि पहले एक पत्ता निकाला फिर दूसरा निकाल दिया, या पहले एक निकाला फिर जो निकाला उसको रख दिया और फिर दूसरा निकाला। ये 2 अलग अलग केस बनते हैं। यही है, यहीं से अपना कंडीशन क्वेश्चन आता है किसका, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। जैसे समझिए क्या आप लोग ये जानते हैं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालने का फॉर्मूला हो चुका है क्या? कैसे? इस फॉर्मूले को कैसे बनाया होगा, इस फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले को कैसे बनाया होगा? हमें दिया होगा कि सर पी ई स्लैश एफ की कंडीशन दी होगी। वो कितनी दी होगी? वो दी होगी कि ऊपर होगा ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे हो जाएगा पी ऑफ एफ। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर पी एफ डॉट पी ऑफ ई सच दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपन। बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, आप इसमें यह भी बोल सकते थे कि अगर मैं ऊपर वाली चीज को थोड़ा सा रिवर्स करके लिख दूं तो देखना क्या कि मैं पहले एफ को लिख दूं बाद में ई को लिख दूं तो भी तो चलेगा, तो भी तो ये वाला न्यूमरेटर इतना ही रहेगा, ये तो अभी भी ई इंटरसेक्शन एफ ही रहेगा। और अब नीचे कौन आ जाएगा? पीई आ जाएगा। तो अब इसके हिसाब से अगर मैं पीई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूंगा तो अब ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा? अब अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ सच दैट ई हैज ऑलरेडी हैपन। ये वही वाली बात आ गई कि हमने एक पत्ता निकाला फिर उसे वापस से रखा फिर दूसरा निकाला, या एक पत्ता निकाला और बिना वापस रखे दूसरा निकाल दिया। अगर आप उसको वापस रख रहे हैं तो इसमें फिर से कोई कंडीशन नहीं लगी। क्यों? समझो एक बात कि मैंने भाई पहला पत्ता निकाला, पहला पत्ता मान के चलो आपने बोला कि आपको एक पत्ता निकालना है किंग निकालना है, तो किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/52। 4 किंग होते हैं, 4/52। फिर आपको निकालनी है क्वीन। अब अगर आपने पहले किंग निकाला फिर आपको क्वीन निकालनी है। अब मैं यहां से 2 सवाल पूछ सकता हूं। क्या आपने वापस से किंग को रखा है? अगर आपने किंग को रख दिया है तो क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई? 4/52। पर अगर आपने क्वीन जो पहले किंग निकाला उसको वापस से आपकी पैक में नहीं रखा है तो अब क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/51। क्योंकि अब जो आपके पास टोटल कार्ड बचे वो 51 बचे। क्यों? पहले आप जो एक किंग निकाल चुके हो आपने रखा नहीं है वापस से। तो वहां अपन इस थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं हो सकता है। यही बात मैंने आपको यहां लिख के दिखाई है। देखिए एन अर्न मतलब बेटा एक बर्तन है ना, एक बर्तन। अन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एक बर्तन है, कुल मिला के अपन ये मान लेते हैं ये वो बर्तन है, इसमें 10 ब्लैक हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। इसमें से 2 बॉल निकाली गई, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो ये वही वाली बात, क्या आपने पत्ता वापस रखा या नहीं रखा? यहाँ क्या मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट का? मतलब क्या है कि हमने पहले जो बॉल निकाली वो अपने निकाल के अलग कर ली, फिर हमने उसको वापस से रखा नहीं। तो 2 बॉल निकाली एक एक करके, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? बहुत बढ़िया। देखिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों ही बॉल्स जो आपने ड्रॉ करी वो कैसी होनी चाहिए बेटा? वो दोनों ही बॉल्स ब्लैक होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैंने बोल दिया ए एक इवेंट है ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट बॉल और बी एक इवेंट है ऑफ ड्रॉइंग सेकंड बॉल। तो आप एक बात बताओ, या फर्स्ट ब्लैक बॉल ना, ये फर्स्ट ब्लैक बॉल
ये सेकंड ब्लैक बॉल। बताएं, ए अगर वो इवेंट है जिसमें आपने पहली बार ब्लैक बॉल निकाली तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बता दोगे आप, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो कितना हो गया, कितनी ब्लैक बॉल है 10, 10/15, बात खत्म। अब एक बात समझो, हमने उस बर्तन में से एक ब्लैक बॉल निकाल ली है, अब उस बर्तन में ब्लैक बॉल कितनी बच गई, पहले 10 थी अब 9 बच गई। टोटल बॉल्स कितनी बच गई, पहले 15 थी अब एक बॉल हमने निकाल लिया, अब कितनी बॉल बच गई, 14 बॉल बच गई। तो अब हमें क्या करना है, जब हमने देखा कि 10 में से एक ब्लैक बॉल जा चुकी है तो अब सेकंड बार में ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। अब इसमें देखो क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द सेकंड बॉल विच इज ब्लैक सच दैट, ये कंडीशन लग गई। अब ये कंडीशन क्यों लगी आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहली बार में जो बॉल निकाली वो भी कैसी थी, ब्लैक थी, और अगर वो ब्लैक थी तो अब मेरे पास टोटल उस बैग में कितनी ब्लैक बच गई, 9, और नीचे कितना आएगा 14। बात समझ पा रहे हैं क्यों 14 आया, क्योंकि पहले टोटल 15 बॉल्स थी, 15, ये 15 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ के टोटल कितना था 15। तो पहली बार में क्या होता बेटा, पहली बार में हमने 10 ब्लैक में से एक ब्लैक निकाली तो 10/15, पर दूसरी बार में क्या हुआ, दूसरी बार में ये हुआ कि अब ऑलरेडी हम एक ब्लैक बॉल निकाल चुके हैं तो अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बच गई 9, टोटल बॉल्स बच गई 14। तो अब अगर मैं टोटल पूछूं आपसे कि इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, तो वो आएगा आपका प्रोबेबिलिटी, जब हमें पहला भी केस करना है एंड दूसरा भी केस करना है, मतलब आप फर्स्ट बॉल भी निकालेंगे एंड सेकेंड बॉल, तो वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट द ए हैज हैपेंड, मतलब 10/15 इंटू 9/14, जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। आगे चलते हैं, यही सेम जो मैंने आपको बात सिखाई वो 2 इवेंट पे सिखाई, वो 2 से ज्यादा इवेंट्स पे भी एप्लीकेबल है। जब 3 इवेंट्स आ जाएं या 4 इवेंट्स आ जाएं या 4 से ज्यादा भी इवेंट्स आ जाएं तब भी वो बात एप्लीकेबल होगी। जैसे समझिए क्या, नेक्स्ट बात करते हैं, PEFNG। अब 3 इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स के एक के बाद एक होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब पहला हो गया फिर दूसरा हो गया और फिर तीसरा हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, पहले सबसे पहले तो आप क्या बोलो कि सबसे पहले तो पहला वाली इवेंट की निकाल दो, इसको तो कोई परेशानी नहीं है, बाकी के 2 हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर आप दूसरे वाले इवेंट पर आओगे, दूसरा वाला इवेंट कौन है, एफ है, पर अब आप एफ की प्रोबेबिलिटी जब निकालने जाएंगे तो इस बात से फर्क पड़ेगा कि आपने ई को ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है, तो हमने एफ पे कंडीशन लगा दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सच दैट ई हैज ऑलरेडी हैपन, 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। थर्ड इवेंट कौन है, जी है, तो बट जब आप जी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि जी की प्रोबेबिलिटी निकालते समय में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने ऑलरेडी ई एंड एफ की कंडीशन लगा चुके हैं, तो G/कंडीशन ई एंड एफ की कंडीशन दोनों की, तो ये मैंने 3 के लिए लिखा। अब बताएं अगर अपन 4 के लिए लिखते तो कैसे लिखते, फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने मान लिया कि 4 इवेंट्स है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि सर ए की प्रोबेबिलिटी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सबसे पहले, पर फिर जब आपने बी की प्रोबेबिलिटी निकाली तो ए ऑलरेडी हो चुका है तो बी पे कंडीशन लग गई ए की, ठीक है। फिर जब आपने सी की प्रोबेबिलिटी निकाली तो फिर ए और बी दोनों हो चुके हैं तो दोनों की कंडीशन लगा दी, और जब आपने लास्ट में डी की कंडीशन निकाली तो ए बी सी तीनों हो चुके हैं तो आपने तीनों के साथ कंडीशन लगा दी, तो बस ये फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक दोनों कार्ड्स निकाले, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए ये वर्ड आपको हमेशा मिलेगा क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है। हमने पत्ते जो कार्ड का पैक है उसमें से 2 पत्ते 2 कार्ड निकाले हैं और कंडीशन क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जब हमने पहला कार्ड निकाला वो जो भी आया ऑब्जर्व किया और उसको रखा अलग, उसको वापस से उस पैक में नहीं मिलाना है, यही मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो 3 कार्ड निकाले गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल 52 ही कार्ड्स होते हैं, 52 में से हमने 3 कार्ड निकाले एक एक करके। इस क्वेश्चन का अपन सीधा आंसर लिखेंगे एक लाइन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। पहले दोनों कौन है, पहला किंग है दूसरा किंग है, थर्ड कार्ड इज एन एस। पहला किंग दूसरा किंग और तीसरा कौन, एस। अब समझो, आप तो मुझे बताओ पहला किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो सर पहले वाले को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 4 किंग होते हैं,
4/52, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब एक किंग आ चुका है, आपने जो पहला कार्ड निकाला वो किंग था, अब अपने पास किंग कितने बच गए? अब अपने पास सिर्फ 3 किंग बच गए। और अब टोटल कार्ड कितने बच गए बेटा? 52 कार्ड थे, एक कार्ड आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो अब हमारे पास कार्ड्स बच गए कितने? 51, जिसमें से किंग कितने हैं? 3। तो सेकंड टाइम किंग आने की प्रोबेबिलिटी 3/51। अच्छा, हमने 2 पत्ते निकाल दिए हैं, अब अपने पास कार्ड में पत्ते कितने बच गए होंगे? टोटल 52 थे, 2 पत्ते निकल गए, अब अपने पास टोटल कार्ड कितने बच गए? 50। और उनमें से हमें क्या निकालना है? एस निकालना है। एस मतलब इक्का। और कितने एस होते हैं पूरे पैक में? 4। और चारों की चारों अवेलेबल है, क्योंकि जो पहले निकाले वो तो किंग थे, तो एस पूरे 4 अवेलेबल है। बस ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रोबेबिलिटी में जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो बहुत आसान है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप जो भी सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, क्या उसमें पुराने वाले सीक्वेंस को काउंट किया गया है या नहीं किया गया है। अगर मैं यही बोल देता कि रिप्लेसमेंट इज अलाउड, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोल देता कि रिप्लेसमेंट इज अलाउड, तो फिर आप बोलते कि सर किंग किंग और एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/4/52। फिर अगर रिप्लेसमेंट अलाउड है तो मैंने वापस से उस किंग को उसमें रख दिया, तो अब फिर से मेरे पूरे पैक में 52 कार्ड्स हो गए, और अब फिर से 4 किंग हो गए, तो फिर से 4/52, ठीक है। फिर 2 पत्ते जो निकल चुके हैं उनको वापस से रख दिया होगा, तो अभी भी मेरे कार्ड में पूरे पैक में 52 कार्ड्स हैं, और अभी भी एस कितने होंगे? 4/52। ये वो केस है जब विद रिप्लेसमेंट किया, और ये वो केस था जब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट किया। समझ आएंगे? देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंका, ई इज द इवेंट, ई कोई इवेंट है, द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मान लेते हैं बेटा ई जो इवेंट है, एक डाई के फेंकने पे सैंपल स्पेस क्या आता है? डाई के फेंकने पे सैंपल स्पेस आता है अपना डाई के फेंकने पर अपना सैंपल स्पेस क्या आता है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। अब उन्होंने बोला कि ई इज अ इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ई में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे? 3 के मल्टीपल कौन कौन है बेटा? 3 एंड 6। एंड एफ इज अ इवेंट, एफ बी एन इवेंट, द नंबर अपीयरिंग इज इवन। तो अगर एफ वो इवेंट है जिसमें नंबर इवन है, तो उसमें होंगे 2 4 एंड 6, ठीक है। देन फाइंड वेदर ई एंड एफ इज इंडिपेंडेंट। अच्छा, हमें फिगर आउट करना है क्या ई और एफ आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एक काम करते हैं, फिर अगर ई एंड एफ आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो उसको प्रूव करने का मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। एक तो शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले मेथड समझे। तो अपन एक काम करते हैं बेटा, आप तो मुझे ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दो। तो ई इंटरसेक्शन एफ में आप क्या बोलोगे कि सर एक ही एलिमेंट आया 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता दो जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बता दो 3/6। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये 1/2 नहीं होगा, 2/6 मतलब 1/3, ये 3/6 मतलब 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी बता दो जरा एक बार। ये हो जाएगा बेटा 1/6, ठीक है। अपन तो मान के चलते हैं कि जो इवेंट्स है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब इवेंट्स जो अपने आप में डिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। अगर डिपेंडेंट इवेंट है मतलब क्या कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने जाऊंगा सच दैट एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं? मैं ई की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं उस केस में जब एफ ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर एफ ऑलरेडी हो चुका है मतलब एफ पर डिपेंडेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एफ पर डिपेंडेंट कर रहे हैं तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा? दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे क्या लिखूंगा? जो बाद में है, मतलब एफ। बताएं ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/6। तो ऊपर आ गया 1/6 और नीचे कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो कि कितना है? 1/2। ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 1/3।
तो अब एक बात बताओ ऑब्जर्वेशन से कि पी ई इंटर ई स्लैश एफ की जो आंसर है 1/3, क्या यही आंसर पी ऑफ ई का भी तो नहीं है? जो ई स्लैश एफ का आंसर है, मतलब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ई की व्हेन एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड इज कमिंग द सेम एज कंडीशनल एज द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। मतलब ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये तो तभी हो पा रहा होगा ना जब उस एफ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होगा। जब उस एफ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसलिए जो पीई है वही पीई स्लैश एफ के बराबर आ गया। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, इट कंक्लूड्स दैट ई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ। मतलब दोनों ही इवेंट्स अपने आप में कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अच्छा, एक बहुत शॉर्ट ट्रिक करते हैं इसी क्वेश्चन का ना। अब शॉर्ट ट्रिक क्या, देखो शॉर्ट ट्रिक सीधा सीधा इतना है कि आपने दो इवेंट्स देखे, इवेंट ई, इवेंट एफ और इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ। अगर आपका ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर ई और एफ के इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आंसर के मल्टीप्लाई के बराबर आ गया, मतलब द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, बात खत्म। जैसे यहां पर देखें, ये आंसर है 1/6, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1/6 आ रहा है? जो कि आ रहा है, मतलब ये पक्की बात है कि दोनों इवेंट्स कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को समझने के लिए हमें दो तीन बातों को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। तो पहले वो एक एक करके वो बातें समझते हैं। जैसे अच्छा, बेस थ्योरम होती क्या है ना, बेस थ्योरम का काम क्या पड़ा, बेस थ्योरम क्यों आई, वो थोड़ा एक कहानी सुने। तो बेस थ्योरम आई रिवर्स प्रोबेबिलिटी के केस में। रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो समझे। मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको बोला कि आपके पास ना एक बैग है ये और एक बैग है ये है आपका बैग 1 और ये है आपका बैग 2, ठीक है। बैग 1 में भी मान के चल लीजिए आपके पास 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं, और बैग 2 में आपके पास 4 व्हाइट बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। जरूरी नहीं कि दोनों में नंबर ऑफ बॉल सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं कि इन दोनों में से एक बैग चुनना है, तो आप क्या बोलोगे? किसी भी बैग, इन दोनों में से किसी भी एक बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इन दोनों में से किसी भी एक बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2। भाई दो बैग हैं, दो में से एक चुनना है तो 1/2, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बैग 1 को चुन लिया। बैग 1 को चुनने के बाद मैंने बोला कि बैग 1 में से रेड को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बैग 1 में से रेड को चुनने की प्रोबेबिलिटी, तो आप इजीली बता दोगे कि सर बैग 1 में रेड है 5, टोटल है 10, तो बैग 1 में से रेड को चुनने की प्रोबेबिलिटी आ गई 5 अपॉन टोटल, मतलब 5/10, मतलब 1/2, बात खत्म। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब मैं आपको बैग फिक्स कर दूं कि इस बैग में से चुन के लाना है, इस बैग में से चुन के लाना है, तो आप इजीली मुझे फिगर आउट कर पाएंगे कि आपको जो भी चुनना है, मतलब चाहे रेड चुनना है या व्हाइट चुनना है या ब्लैक चुनना है, जो भी चुनना है। यहां पे मैंने व्हाइट और रेड लिए, तो जब मैंने बैग फिक्स कर दिया तो आप इजीली बता पाओगे कि व्हाइट चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, खत्म। अब इसका उल्टा समझिए, क्या मैं आपको बोल देता कि मैंने एक बॉल चुनी और वो बॉल जो चुनी वो रेड कलर की थी, अब मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बैग 1 से ही चुनी गई। पहले के केस में क्या था? पहले के केस में बैग फिक्स था और बैग में से बॉल को चुन रहा था, और अब क्या है? अब मैंने बॉल फिक्स कर दी कि भाई बॉल का कलर जो मैंने चुना वो रेड था। एक बैग और मान लेते हैं, चलिए लो बैग 3 भी मान लिया, और इसमें अपन ने 7 व्हाइट और 3 रेड कर दी, ये मेरा बैग 3 हो गया। अब मैंने बोल दिया कि सर बैग का नहीं पता, पर जो मैं बॉल सिलेक्ट कर रहा हूं ना वो जरूर रेड कलर की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल, मुझे तो रेड बॉल सिलेक्ट करनी है, मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, मैंने एक प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी? कि रेड बॉल सिलेक्ट कर ली। कंडीशन क्या आ गई? कि रेड बॉल इज सिलेक्टेड। अब बताइए कि वो बैग 1 से आई या बैग 2 से आई या बैग 3 से आई। तो इस चीज को फिगर आउट करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया रिवर्स प्रोबेबिलिटी, और उसको हमने, वो एक मैथमेटिशियन थे बेज, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो उनके नाम पे इसका नाम रख दिया। तो अब बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द बैग सच दैट द कलर ऑफ द बॉल इज रेड, कुछ ऐसी बात है।
कि जो कलर है बॉल का वो कैसा है, वो पक्का कितना है, रेड है। अब हमें चुन के लाना है उस बॉल को और वो बताना है कि वो बैग, वो जो बॉल है वो बैग 1 से है, 2 से है, 3 से है, और वो भी हमने फिक्स कर दिया, वो भी हम फिक्स कर देंगे कि वो बैग 1 से ही है। बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बैग 1 से है, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बैग 2 से है, बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बैग 3 से है। तो वहां अपना कंसेप्ट आता है किसका, बेस थ्योरम का। जब हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, रिवर्स प्रोबेबिलिटी से मेरा मतलब था कि हमें अब बैग फिक्स नहीं किया है, हमें बॉल का कलर फिक्स कर दिया है और पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताइए कि बैग 1 से थी या 2 से थी या 3 से थी। तो इस चीज को समझने के लिए पहले मैंने आपको एक पैरामीटर दिखाया जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। इसका नाम क्या है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। समझिए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है। एक सैंपल स्पेस है, एक सैंपल स्पेस है S, और इस सैंपल स्पेस S को मैंने बहुत सारे छोटे 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 इवेंट्स में तोड़ दिया। जैसे बोला ये एक इवेंट है E1, ये एक इवेंट है E2, ये एक इवेंट है E3, मतलब यहां से लेके यहां तक ये E3 हो गया, फिर ये एक इवेंट हो गया E4, ठीक है, और मैं ऐसे ही तोड़ता गया। मैंने बोला ये एक इवेंट है E5, ये एक इवेंट है E6, ऐसे करते करते मैंने इसके इनफाइनाइट पार्ट कर दिया, या मैंने बोला इसके मैंने n पार्ट्स कर दिए। तो ये मेरा एक इवेंट हो गया En। बात समझ गए। मैंने एक बड़े से सैंपल स्पेस को एक छोटे 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 इवेंट्स में तोड़ दिया, और इन इवेंट्स की खास बात क्या है बेटा, जो इवेंट 1 में हो रहा है वो इवेंट 2 से एकदम अलग है। मतलब क्या, मतलब ये दोनों आपस में कुछ भी कॉमन शेयर नहीं करते। जब ये दोनों आपस में कुछ भी कॉमन शेयर नहीं करते तो इन्हें बोला जाता है पेयर वाइज डिसजॉइंट। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं E1 इंटरसेक्शन E2, जैसे E1 और E2 का आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा 5, मतलब आपस में इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी आप अगर E2 और E3 का इंटरसेक्शन निकालोगे तो भी क्या आएगा 5, E3 एंड E4 का निकालोगे तो भी क्या आएगा 5। बात समझ रहे हैं। तो जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, जब आप उनके दो इवेंट्स का आपस में कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे तो हर बार 5 आ जाएगा। तो इसी चीज को बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट। ये जो पहली लाइन में लिखा हुआ है पेयर वाइज डिसजॉइंट। दूसरी बात कि सर जब आप सारे इवेंट्स का E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, जब सारे इवेंट्स का डैश 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 यूनियन En सबका यूनियन ले लेंगे तो आपको आपका पुराना सैंपल स्पेस S मिल जाएगा। बात बिल्कुल बेसिक सी डायग्राम से दिख रही है। सबको अगर कंबाइन कर दूंगा, सबका यूनियन ले लूंगा तो कौन बन जाएगा, S बन जाएगा। तो यही मैंने दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि हर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट हो ही नहीं सकता है, सारे इवेंट हो सकते होंगे। प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0, नॉट इवन इक्वल टू 0। तो मतलब सारे के सारे इवेंट होंगे ही होंगे। आगे चलते हैं। ये है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस करने के बाद हमें पढ़ना है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझिए क्या है। देखिए जैसे बताया, एक फिर से मैंने वही बनाया कि एक सेट है S, मतलब एक सैंपल स्पेस है S, और इस S सैंपल स्पेस में छोटे छोटे मैंने बहुत सारे इवेंट्स बना दिए, E1 E2 E3 डैश 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 डैश, और ऐसे ही क्या हो गया En हो गया। ये समझ लीजिए En हो गया। ये सारे छोटे छोटे मेरे, ये E4 हो गया, ये E5 हो गया, E6 हो गया, E7 हो गया, डैश 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 करके ये En हो गया। ये मेरे सारे के सारे छोटे छोटे सैंपल स्पेस, मतलब एक बड़ा सैंपल स्पेस के छोटे छोटे पार्ट हो गए। तो मैंने उसको सबको तोड़ दिया है छोटे छोटे सैंपल स्पेस में। ये मैंने लिखा हुआ है E1 E2 से लेके En तक भी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। हमने पार्टीशन कर दिया सैंपल स्पेस का। सपोज दैट, मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे इवेंट हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी मतलब याद करो वो जो अपन ने ऊपर पढ़ा था इसकी थर्ड लाइन, ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। सबकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ तो पक्का होगी ही होगी। अब एक बात आगे समझिए। अब एक ऐसा एक नया इवेंट आया भाई, एक इवेंट आया A, एक इवेंट आया A। अब वो इवेंट अपने आप में कैसा है,
वो इवेंट ऐसा है कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हर पार्ट में हो रहा है। ये जो व्हाइट वाला है ना, ये है मेरा इवेंट ए। अब आप इसको देखो, ए को, ए जो इवेंट है ना अपने आप में, उसका कुछ हिस्सा देखो E1 में भी है, कुछ हिस्सा E2 में भी है, E3 में भी है, E4 में है, E5 में है, E6 में है, E7 में है, En में है। उस इवेंट ए का हर एक छोटे छोटे इवेंट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर है। मतलब जो ए है, आप कह नहीं सकते कि जो ए है वो सिर्फ E5 से हो गया होगा। ए का कुछ ना कुछ हिस्सा E1 से भी हुआ होगा, E2 से भी हुआ होगा, E3 से भी हुआ होगा, सबसे हुआ होगा। तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई के होने की, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा किसके, ई के होने की या ए के होने की, तो आप क्या बोलोगे सर ए के होने की प्रोबेबिलिटी तो आप कैसे निकाल पाओगे? अभी तो हमें यही नहीं पता कि ए हो किससे रहा है, तो हम तो ये मान लेंगे कि ए सबसे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पार्ट सबसे हो रहा है। तो अगर ए थोड़ा थोड़ा पार्ट सबसे हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि सर ए को निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले हो सकता है कि E1 से हो रहा हो, तो पहले E1 निकालो सर, E1 निकल गया है ना, E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा E1 की प्रोबेबिलिटी आ गई तो आप बोल दोगे कि ए का E1 में होना भी तो एक पॉसिबिलिटी है। मतलब कुछ इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब हमने लिखा कि पहले E1 करा दिया और फिर ए को E1 में करा दिया। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ऐसे पूरे n कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि मैंने लास्ट वाला क्या कराया En और फिर ए को किससे करा दिया, En से। यही चीज मैंने आपको यहां लिखी हुई है और इसी चीज को मैंने सिग्मा नोटेशन लगा के ऐसे लिख दिया। ये होता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब ए की टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो सारे के सारे इवेंट्स में आएगी, E1 से लेके En तक के सारे इवेंट्स में आएगी। तो सबका कुछ इस तरीके से समेशन जब करोगे तो हमारी ए की टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब बात आती है इस सब के बाद बेस थ्योरम की या बेस थ्योरम के स्टेटमेंट की, बेस थ्योरम की या बेस थ्योरम के स्टेटमेंट की। अब मैंने बोला बेस थ्योरम में मैंने आपको क्या बोला, रिवर्स प्रोबेबिलिटी होगी। रिवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब कि अब ए हो रहा है, एक सैंपल स्पेस है S, उस सैंपल स्पेस के आपने पहले बहुत सारे पार्टीशन कर दिए, E1 E2 E3 E से En तक। उन सारे सैंपल स्पेस जितने भी पार्ट किए सैंपल स्पेसेस के, उन सब में एक कॉमन इवेंट हो रहा था A। अब मैंने बोल दिया A तो हो गया भाई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि A हो गया, A हो चुका है, A has occurred, A has occurred। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज अकर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर इवेंट। मान के बताइए कि वो जो ए है ना वो किसी इवेंट नंबर EI से हो गया। EI कोई सा भी हो सकता है, E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, E3 कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका तो हमें निकालने का तरीका पता है। इसका तरीका होता है ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब EI का इंटरसेक्शन A के साथ और नीचे जो नीचे है वही A, और PA निकालना अभी अभी सीखा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से। तो PA तो बहुत इजीली, जब अभी जो लिखा है ये यही हो जाएगा। ऊपर वाला समझिए, ऊपर वाला क्या होगा कि EI इंटरसेक्शन A, EI मतलब कुछ भी इवेंट मान लेते हैं वो ये वाला इवेंट है, तो EI इंटरसेक्शन A का मतलब हो गया ये वाला पार्ट। ठीक, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हमने आज पढ़ी वहां से बताइए, अगर दो इवेंट है दोनों का इंटरसेक्शन लिखा है तो उनके इंटरसेक्शन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि सर पहले क्या हुआ होगा, पहले एक काम करते हैं, पहले क्या हुआ होगा, पहले हुआ होगा सर A, पहले तो A हुआ होगा, ठीक है, और फिर E1 हुआ होगा। तो पहले तो मैंने बोल दिया कि सर पहले तो A हुआ होगा और फिर E1 हुआ होगा, तो मैंने बोल दिया कि E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A फ्रॉम E1, या मैं बोलूं कंडीशन E1 या EI, क्योंकि हम तो जनरल लेके चल रहे हैं ना। और नीचे कौन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी, A की। ये हमारा क्या आ गया, बेस थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया, या हम कहें बेस थ्योरम का अपना एक फॉर्मूला आ गया। समझ पा रहे हैं यहां तक की बात। बेस थ्योरम के फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस दिए हैं, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 3। ठीक है, ये हो गया बॉक्स 1, ये हो गया बॉक्स 2, ये हो गया बॉक्स 3। ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, दोनों में 2-2 कॉइन्स है। ठीक है, बॉक्स 1 कंटेनिंग बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, इसमें गोल्ड और गोल्ड है, दोनों गोल्ड है।
बॉक्स 2 कंटेनिंग बोथ कॉइन्स ऑफ सिल्वर, इसमें पहला भी सिल्वर दूसरा भी सिल्वर है। बॉक्स 3 इज इन बॉक्स 3 1 इज गोल्ड 1 इज सिल्वर, एक गोल्ड है और एक क्या है, सिल्वर है। अ पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम, एक इंसान ने एक बॉक्स चुना रैंडमली, कुछ भी चुन सकता है, कोई सा भी बॉक्स चुन सकता है। एंड टेक्स आउट अ कॉमन, एक कॉइन निकाला, एक बॉक्स चुना, तीनों में से कोई भी एक बॉक्स चुना और उसमें एक सिक्का निकाला। देखो बॉक्स 1 भी चुन सकता है, बॉक्स 2 भी चुन सकता है, बॉक्स 3 भी चुन सकता है। तो पहली बात तो एक काम करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 2 या प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 3, आप बता दो कितना होगा। 1/3। भाई तीनों में से किसी भी एक बॉक्स को चुन सकता है, तीनों में से किसी भी एक बॉक्स को वो सिलेक्ट कर सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 आ गया अपने पास 1/3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन, एक सिक्का निकाला, एंड इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, मतलब जो सिक्का निकाला वो कैसा है, पक्की बात गोल्ड का। तो मैं मान लेता हूं कि ए वो इवेंट है, ए इज द इवेंट दैट कॉइन चूजन इज ऑफ गोल्ड। अब आप मुझे बताइए, क्या ए मतलब जो सिक्का गोल्ड का सिक्का, जो पहले सिक्का निकाला वो गोल्ड निकला, वो तो भाई बॉक्स 1 से भी हो सकता था। तो मतलब ए जो है फ्रॉम बॉक्स 1 भी हो सकता था, या बॉक्स 1 B1। ए जो है वो बॉक्स 2 से भी हो सकता था, और जो ए है वो तो बॉक्स 3 से भी हो सकता था। मतलब ये क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज बीन सिलेक्टेड और प्रोबेबिलिटी दैट द गोल्ड कॉइन हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम बैग 1, फ्रॉम बैग 2 या फ्रॉम बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। बता दीजिए जरा, ए के B1 में होने की पॉसिबिलिटी, भाई B1 में कितने गोल्ड हैं, 2, और 2 में से गोल्ड चुनना है, मतलब 100% श्योर। बॉक्स नंबर 2 में कितने गोल्ड हैं, 0.2, और इसमें 1/2, ये भी आ गया अपने पास। तो उस इंसान ने एक सिक्का चुना, चूजेज अ कॉइन एंड इट टर्न्स आउट टू बी गोल्ड। एक सिक्का चुना और वो सिक्का कौन सा आ गया, गोल्ड का आ गया। लास्ट लाइन पे आ गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। बिल्कुल आखिरी लाइन, उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि भाई जब आपने पहला सिक्का निकाला वो तो गोल्ड था, आप हमें उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जब दूसरा सिक्का आप निकालेंगे वो भी गोल्ड होगा। तो अब एक बात बताओ, दूसरा सिक्का गोल्ड कहां हो सकता है, पहला गोल्ड था, पक्की बात है पहला गोल्ड था, तो पहला गोल्ड तो तीनों में से कहीं भी हो सकता था, पर यहां तो हो ही नहीं सकता था, हमने इसको तो सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, इसमें तो गोल्ड है ही नहीं। तो पहला गोल्ड है तो यहां से होता या यहां से होता, ठीक है। अब बोल रहे हैं दूसरा भी गोल्ड ही है, और अगर दूसरा भी गोल्ड है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो हम श्योर हो गए कि 2 गोल्ड कॉइन्स अगर चुनने हैं तो बैग 1 को ही चुनना पड़ेगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि जो हमने गोल्ड कॉइन चुना वो किससे चुना, जो सेकंड गोल्ड कॉइन चुना वो हमने बैग 1 से चुना। ये गोल्ड कॉइन चुनने की प्रोबेबिलिटी कहां से, बैग 1 से, और गोल्ड कॉइन चुनने की इवेंट को हमने ए बोला था बेटा, तो इसको ए ही लिख देता हूं। कंडीशन थोड़ा सिंबॉलिकली देखें, ये B1 ए है, ये A B1 है। A B1 का मतलब है गोल्ड चुना बॉक्स 1 से, इसका मतलब क्या है, बॉक्स 1 चुना गया, क्यों, गोल्ड निकालने के लिए। अब इसका आंसर क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो नीचे आ जाएगी, तो नीचे तो PA आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा कितना, बताइए। पहले तो आपने बॉक्स चुना होगा बॉक्स 1, और फिर A चुना होगा फ्रॉम बॉक्स 1। तो अब ये सब आप निकाल चुके हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 1 आप लिख चुके हो 1/3 है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A फ्रॉम बॉक्स 1 आप लिख चुके हो 1 है, नीचे कितना आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी PA कितना होता है बेटा, PA देखो, PA कैसे लिखोगे, बॉक्स 1 चुना और बॉक्स 1 से A को चुना, प्लस बॉक्स 2 चुना और बॉक्स 2 से A को चुना, प्लस बॉक्स 3 चुना और बॉक्स 3 से A को चुना,
इन सब की वैल्यूज आपके पास हैं, ये सारी वैल्यूज आप रख देंगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो भी आया वो हो जाएगा। तो ये हमने टोटल प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो जो कंसेप्ट थे वो मैंने आपको पढ़ाए, और इसकी सारी एक्सरसाइजेज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बस इतना ही है, इससे क्वेश्चन पक्का आता है और आसान क्वेश्चन आता है। तो आप जो भी क्वेश्चन आपके डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।